हेलो क्लास। आज हम लोग बात करेंगे महर्षि अरविंद, श्री अरविंदो, जिनको महर्षि अरविंद भी कहा जाता है। आज हम इन पे बात करेंगे, इन पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भगवान महावीर पे चर्चा की थी। श्री अरविंदो वाज बोर्न इन कलकत्ता ऑन 15 अगस्त 1872। श्री अरविंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। In 1879, at the age of 7, he was taken with his two elder brothers to England for education and lived there for 14 years. तो 1887 में 1879 में 7 साल की उम्र में उन्हें उनके दो बड़े भाइयों के साथ पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया और वे वहाँ 14 साल तक रहे। तो जब ये 7 साल के थे तब इनको कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड में भेज दिया गया और अपने बड़े भाइयों के साथ लगभग 14 वर्ष तक वहाँ पे रहे। Brought up at first in an English family at Manchester, he joined St. Paul School in London in 1884 and in 1890 went from it win a senior classical scholarship to King's College, Cambridge, where he studied for 2 years. पहले मैनचेस्टर में एक अंग्रेजी परिवार में पले बढ़े, मतलब अंग्रेज़ों के साथ रहे। और फिर 1884 में लंदन के सेंट पॉल स्कूल में एडमिशन ले लिया। सेंट पॉल स्कूल में चले गए, वहाँ पे एडमिशन लिया और 1890 में सीनियर क्लासिकल स्कॉलरशिप के साथ कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज गए। कैम्ब्रिज के किंग कॉलेज गए, जहाँ उन्होंने 2 साल तक पढ़ाई की। वहाँ पर 2 साल तक पढ़ाई की। In 1890 he passed also the open competition for the Indian Civil Service, but at the end of 2 years of probation failed to present himself at the riding examination and was disqualified for the service. 1890 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की ओपन कंपटीशन परीक्षा भी पास की, लेकिन 2 साल के प्रोबेशन के बाद घुड़सवारी की परीक्षा में शामिल नहीं हुए। घुड़सवारी की परीक्षा में शामिल ना होने पाने के कारण उन्हें सर्विस के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। यानी इन्होंने 2 साल तक इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी की, परीक्षा पास भी की, लेकिन घुड़सवारी की परीक्षा में नहीं गए, तो ये अयोग्य हो गए, डिस्क्वालीफाइड हो गए। एट दिस टाइम द गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा वाज इन लंदन। उस समय बड़ौदा के गायकवाड़ लंदन में थे। बड़ौदा के गायकवाड़ लंदन में थे। श्री अरविंदो शाह हिम obtained an appointment in the Baroda service and left England for India, arriving there in February 1893. श्री अरविंदो उनसे मिले, बड़ौदा सर्विस में नौकरी हासिल की और इंग्लैंड छोड़कर भारत आ गए। इंग्लैंड छोड़कर वहाँ से भारत में आ गए। 1893 में श्री अरविंदो saw him obtain an appointment. ओके, मतलब ये दोबारा लाइन हो गई है। श्री अरविंदो passed 13 years from 1893 to 1906 in the Baroda service, first in the revenue department and in secretariat work for the Maharaja. Afterwards, as professor
ऑफ इंग्लिश एंड फाइनली वाइस प्रिंसिपल इन द बड़ौदा कॉलेज। श्री अरबिंदो ने 1893 से 1906 तक बड़ौदा में सर्विस में 13 साल बिताए। पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट महाराज के लिए सेक्रेटरिएट के काम में, फिर इंग्लिश के प्रोफेसर के तौर पर और आखिर में बड़ौदा कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के तौर पर कार्य किया। तो पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, फिर सेक्रेटरी और उसके बाद फिर प्रिंसिपल, प्रोफेसर, उसके बाद फिर प्रिंसिपल बने। These were years of self-culture or literary activity for much of the poetry. Afterwards, the publish from Pondicherry was written at this time and of preparation for his future work. ये साल आत्म विकास और आध्यात्म साहित्यिक गतिविधियों के थे, यानी खुद का विकास किया, साहित्य के बारे में साहित्यिक गतिविधियों में आगे रहे, क्योंकि बाद में पांडिचेरी से प्रकाशित हुई ज़्यादातर कविताएं इसी समय लिखी गईं। पांडिचेरी में जो कविताएं प्रकाशित हुई वो इसी समय पे लिखी गई थी, और साथ ही उनके भविष्य के काम की तैयारी के भी यही थीम थे, यानी इसी समय में इन्होंने भविष्य के क्या कार्य करना है इसकी भी तैयारियां की। इन इंग्लैंड ही हैड रिसीव्ड अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्शंस एंड इंटायरली ऑक्सीडेंटल एजुकेशन विदाउट एनी कॉन्टेक्ट विद द कल्चर ऑफ इंडिया एंड द ईस्ट। इंग्लैंड में इनके पिता के साफ निर्देशों के अनुसार इन्होंने भारत और पूर्व की संस्कृति से बिना किसी संपर्क के पूरी तरह से पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की थी। यानी इनके पिता ये चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो भारतीय कल्चर को ना अपनाएं। वो इंग्लैंड, चूँकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एम्प्लॉय थे, इसीलिए वो चाहते थे। एट बड़ौदा ही मेड अप द डिफिशेंसी, लर्न संस्कृत एंड सेवरल मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, assimilated the spirit of Indian civilization and its form past and present। बड़ौदा में उन्होंने इस कमी को पूरा किया, संस्कृत और कई आधुनिक भारतीय भाषाएं सीखीं और भारतीय सभ्यता की भावना और उसके अतीत व वर्तमान रूप को आत्मसात किया। यानी भारतीय संस्कृति को जाना समझा, पहले कैसी थी भारतीय संस्कृति, बाद में कैसी, वर्तमान में कैसी है, इन सब को समझा इन्होंने अपने अध्ययन में। A great part of the last years of his period was spent on leave in silent political activity, for he was diverted from public action by his position at बड़ौदा। इस दौर के आखिरी सालों का एक बड़ा हिस्सा छुट्टी पर रहते हुए चुपचाप राजनीतिक गतिविधियों में बीता, क्योंकि बड़ौदा में अपनी नौकरी की वजह से वे सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकते थे। नौकरी की वजह से नहीं जा सकते थे हर जगह, तो उन्होंने नौकरी के बाद द आउटब्रेक ऑफ द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 गिव हिम द अपॉर्चुनिटी टू गिव अप द बड़ौदा सर्विस एंड ज्वाइन ओपनली इन द पॉलिटिकल मूवमेंट। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू हुए आंदोलन ने इन्हें बड़ौदा सर्विस छोड़ने और राजनीतिक आंदोलन में खुलकर शामिल होने का मौका दिया। यानी इन्होंने सर्विस छोड़ दी और
राजनीति में शामिल हो गए। ही लेफ्ट बड़ौदा इन 1906 एंड वेंट टू कलकत्ता प्रिंसिपल ऑफ द न्यूली फाउंडेड बंगाल नेशनल कॉलेज। इन्होंने 1906 में बड़ौदा छोड़ दिया और नए बने बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर कलकत्ता चले गए। The political action of Sri Aurobindo covered 8 years from 1902 and 1910. श्री अरविंदो की राजनीतिक गतिविधियां 1902 से 1910 तक यानी 8 साल तक चली। यहीं 8 साल तक ये सक्रिय रहे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द पीरियड ही वर्क बिहाइंड द सीन preparing with other co-workers the beginnings of the Swadeshi Indian Sinn Féin movement till the agitation in Bengal furnished and opening for the public initiation of a more forward and direct political action. Than the moderate reformists which had till then been the creed of the Indian National Congress. इस समय के शुरुआती हिस्सों में उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर अपने साथियों के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन, जिसे इंडियन सिन फेन भी कहा जाता है, इसकी नींव रखी। स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी इन्होंने। और बाद में बंगाल में हुए आंदोलन ने उन्हें एक ज़्यादा आक्रामक और सीधी राजनीतिक कार्रवाई शुरू करने का मौका दिया, यानी वो सक्रिय रूप से राजनीति में एक्टिव हो गए, जो उस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नरमपंथी सुधारवादी नीति से बिल्कुल अलग थी। यानी कांग्रेस जो नरमपंथ और गर्मपंथ में बट गई थी, तो ये नरमपंथ से बिल्कुल अलग थी। In 1906, Sri Aurobindo come to Bengal with this purpose and joined the new party, an advanced section, small in numbers and not yet strong in influence, which had been recently formed in the Congress. 1906 में श्री अरविंदो इसी मकसद से बंगाल गए और नई पार्टी में शामिल हो गए। यह पार्टी कांग्रेस के भीतर ही बना एक छोटा और प्रगतिशील गुट था, जिसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा नहीं था। यानी वो कांग्रेस से हटके दूसरी कांग्रेस में, यानी कांग्रेस का ही एक छोटी दूसरी पार्टी थी, उसमें जुड़ गए। The political theory of this party was a rather vague gospel on non-cooperation. इस पार्टी की राजनीतिक विचारधारा असहयोग पर आधारित थी, जो उस समय तक काफ़ी अस्पष्ट थी। In action, it had not yet gone further than some ineffective clashes with the moderate leaders at the annual Congress Assembly behind the evil will of secrecy of the Subjects Committee. व्यवहारिक रूप से उन्होंने कांग्रेस के सालाना अधिवेशन में सब्जेक्ट्स कमेटी की गुप्त बैठक के दौरान नरमपंथी नेताओं के साथ कुछ बेअसर टकराव से ज़्यादा कुछ नहीं किया। यानी उनसे थोड़ी बहस वगैरह की, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया। Sri Aurobindo persuaded its chief in Bengal to come forward publicly as an all India party with a defined and challenging program, putting forward Tilak, the popular
Maratha leader at its head and to attack the then dominant moderate reformist or liberal oligarchy of veteran politicians and capture from them the Congress and the country. श्री अरबिंदो ने बंगाल में पार्टी के नेताओं को एक ऑल इंडिया पार्टी के तौर पर सबके सामने आने के लिए मनाया। इस पार्टी का एक पक्का और चुनौतीपूर्ण प्रोग्राम था और इसके मुखिया लोकप्रिय मराठा नेता तिलक थे। इनका मकसद उस समय हावी मॉडरेट यानी सुधारवादी और उदारवादी नेताओं के गुट पर हमला करना और उनसे कांग्रेस और देश की बागडोर छीनना। यानी ये कांग्रेस को मतलब जो लोग वो थे उदारवादी थे, थोड़ा उनसे अलग होना चाहते थे। This was the origin of the historic struggle between the moderates and the nationalists, called by their opponents extreme, which is 2 years change altogether the face of Indian politics. यही से मॉडरेट और नेशनलिस्ट, जिन्हें उनके विरोधी एक्सट्रीमिस्ट या उग्रवादी कहते हैं, कि ऐतिहासिक संघर्ष की शुरुआत हुई, जिसने 2 सालों में भारतीय राजनीति का चेहरा पूरी तरह बदल दिया। द न्यू बॉर्न नेशनलिस्ट पार्टी पुट फॉरवर्ड स्वराज इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल एज अगेंस्ट द फर ऑफ मॉडरेट होप of colonial self-government to be realized at a distant date of a century of two by a slow progress of reform. नई बनी नेशनलिस्ट पार्टी ने स्वराज यानी आज़ादी को अपना लक्ष्य बनाया, जबकि मॉडरेट लोग सुधारों की धीमी गति से 1-2 सदियों बाद मिलने वाली औपनिवेशिक स्वय शासन की उम्मीद लगाए बैठे थे। यानी जो उदारवादी थे वो उनका मतलब ये मानना था कि धीरे धीरे कहानी चलती रहे, 100-200 साल में आज़ादी मिल जाएगी। और जो नेशनलिस्ट थे, स्वराज की पार्टी के थे, वो जल्दी ही चाहते थे कि सब मिल जाए, आज़ादी मिल जाए। It proposed as its means of execution a program which resembled in spirit, though not in its detail, the public policy of Sinn Féin, developed some years later and carried to a successful issue in Ireland. पार्टी ने इसे हासिल करने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम पेश किया जिसकी भावना कुछ साल बाद आयरलैंड में सिन फेन द्वारा अपनाई गई और सफल रही नीति जैसी थी, भले ही उसकी बारीकियां अलग थी। दिस प्रिंसिपल ऑफ दिस न्यू पॉलिसी वाज सेल्फ हेल्प। यह नई नीति का मूल सिद्धांत आत्मनिर्भरता था, यानी आत्मनिर्भर बने। इट एम ऑन वन साइड एट एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फोर्सेस ऑफ द नेशन एंड ऑन द अदर प्रोफेस्ड अ कंप्लीट नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट। इसका मकसद एक तरफ देश की ताकत को प्रभावी ढंग से संगठित करना था और दूसरी तरफ सरकार के साथ पूरी तरह असहयोग करना था। Boycott of British and foreign goods and the fostering of Swadeshi industries to replace them. Boycott of British law courts and the foundation of a system of
arbitration court in their state, boycott of government universities and colleges, and the creation of a new network of national colleges and schools, the formation of the societies of young men which would do the work of policy and defense, and wherever necessary a policy of passive resistance were among the immediate item of the program. तो ब्रिटिश और विदेशी सामान का बहिष्कार और उनकी जगह स्वदेशी को बढ़ावा देना, ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार, उनकी जगह मध्यस्थता अदालतों यानी आर्बिट्रेशन कोर्ट का सिस्टम बनाना, सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का बहिष्कार करना, यानी अंग्रेज़ों की जो भी चीज़ें उन सब का बहिष्कार करना, स्वदेशी आंदोलन चलाना, उनके स्कूल कॉलेज को इग्नोर करना, बहिष्कार करना, और कॉलेज और स्कूल का नया नेटवर्क बनाना, युवाओं की ऐसी कमेटियां बनाना जो पुलिस और सुरक्षा का काम करें, और जहां ज़रूरी हो वहां शांतिपूर्ण विरोध, पैसिव रेजिस्टेंस की नीति अपनाएं। ये सब इस प्रोग्राम के तुरंत किए जाने वाले काम थे, ये सब। श्री अरविंदो hope to capture the Congress and make it the directing center of an organized national action and informal state within the state which would carry on the struggle for freedom till it was won. श्री अरविंदो को उम्मीद थी कि वे कांग्रेस पर कब्जा कर लेंगे और उसे एक संगठित राष्ट्रीय कार्रवाई का मुख्य केंद्र बना देंगे, यानी देश के अंदर ही एक अनौपचारिक सरकार जो आज़ादी मिलने तक संघर्ष जारी रखेंगी। तो इनका ये मानना था कि कांग्रेस पे कब्जा कर लेंगे और एक ऐसा संगठन बना देंगे जो एक सरकार के पैरेलल काम करे, यानी ब्रिटिश सरकार की जैसे काम करती है वैसे ही काम करेगी ये हमारी सरकार। He persuaded the party to take up the finance as its recognized organ. The newly founded daily paper Vande Mataram, of which he was at the time acting editor. उन्होंने पार्टी को राजी किया कि वह हाल ही में शुरू हुए रोज़ाना छपने वाले अखबार वंदे मातरम को अपना आधिकारिक अंग बनाएं, उसे फंड दें। उस समय वे ही इसके कार्यकारी संपादक थे। तो वंदे मातरम अखबार चलाया, उसके संपादक भी बने। द वंदे मातरम whose policy from the beginnings of 1907 till its abrupt winding up in 1908 when Sri Aurobindo was in prison was wholly directed by him, circulated almost immediately all over India. वंदे मातरम जिसकी नीति 1907 की शुरुआत से लेकर 1908 में इसके अचानक बंद होने तक, जब श्री अरविंदो जेल में थे, पूरी तरह से उन्हीं के निर्देश में तय थी, बहुत जल्द पूरे भारत में फैल गए। तो जो वंदे मातरम जो था इन्हीं की देखरेख में, वो उसमें जो नीतियाँ चलती थीं और इन्हीं की देखरेख में आगे बढ़ता था। इनके जेल में जाने के बाद भी ये पूरी तरह से चल रहा था और पूरे देश में फैल गया था। ड्यूरिंग इट्स ब्रीफ बट मोमेंटियस existence in changed the political thought of India, which has ever since preserved fundamentally, even amidst its later developments, the stamp then important to it. अपने छोटे लेकिन अहम कार्यकाल के दौरान इसने भारत की राजनीति को सोच को बदल दिया। बाद के बदलाव के बावजूद उस समय बनी सोच की छाप
आज भी मूल रूप से कायम है। तो इस अखबार के वंदे मातरम के माध्यम से उन्होंने सब बदल दिया। बट द स्ट्रगल इनेटेड on these lines, though vehement and eventful and full of importance for the future, did not last long at the time. लेकिन इस तरह शुरू किया गया संघर्ष जो ज़बरदस्त घटनाओं से भरा और भविष्य के लिए बहुत अहम था, उस समय ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। For the country was still unripe for so bold a program, क्योंकि देश इतने साहसी प्रोग्राम के लिए अभी तैयार नहीं था, यानी लोग इतना अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं थे जो ये प्रोग्राम चला रहे थे उसमें लोग सहभागिता कर सकें। इन 19 In 1914, after 4 years of silent yoga, he began the publication of a philosophical monthly, The Arya. 1914 में 4 साल के मौन योग के बाद उन्होंने आर्य नाम की एक दार्शनिक मासिक पत्रिका शुरू की, यानी पहले योग किया फिर आर्य नाम की पत्रिका शुरू की। मोस्ट ऑफ हिज मोर इम्पोर्टेंट वर्क्स, द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, इजी ऑफ द गीता, द ईसा उपनिषद, अपीयर्ड सीरियली इन द आर्य। उनकी ज़्यादातर अहम रचनाएं जैसे द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योग, असेज ऑफ ऑन द गीता, एसेज ऑफ द गीता, द ईसा उपनिषद आर्य में ही किस्तों में छपी, मतलब आर्य संपादक में ही पत्रिका में कई किस्तों में छपी। दीज वर्क्स embodied much of the inner knowledge that had come to him in his practice of yoga. इन रचनाओं में वह आंतरिक ज्ञान शामिल था जो उन्हें योग साधना के दौरान प्राप्त हुआ था, मिला था। Others were concerned with the spirit and significance of Indian civilization and culture, the foundation of Indian culture, the true meaning of the Vedas, the secret of the Veda, the program of human society, the human cycle, the nature and evolution of poetry, the future poetry, the possibility of the unification of the human race, the ideal of human unity. उनकी अन्य रचनाएं भारतीय सभ्यता और संस्कृति की भावना और महत्व, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, वेदों का असली अर्थ, द सीक्रेट ऑफ वेद, मानव समाज की प्रगति, द ह्यूमन साइकिल, कविता का स्वरूप और विकास, द फ्यूचर पोइट्री और मानव जाति के एकीकरण की संभावना, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी जैसी विषयों पर किताबें यानी अन्य रचनाएं इनकी थीं। At this time also he began to publish his poems, both those written in England and at Baroda, and those fewer in number added during his period of political activity and in the first years of his resistance at Pondicherry. इसी समय उन्होंने अपनी कविताएं भी प्रकाशित करना शुरू किया। वे कविताएं जो इंग्लैंड के बड़ौदा में लिखी गई थी, इंग्लैंड और बड़ौदा में लिखी गई थी, और वे भी जो संख्या में कम थी, जो उनके राजनीतिक जीवन के दौरान और पांडिचेरी में रहने के शुरुआती सालों में लिखी गई थी। मतलब ये सारी कविताओं को अपने लेखन को पब्लिश करते थे। द आर्या केस्ट पब्लिकेशन इन 1921 after 6 years and a half of uninterrupted
अप्रियंस और 6.5 साल तक लगातार छपने के बाद 1921 में आर्य का प्रकाशन बंद हो गया। श्री अरबिंदो लिव्ड एट फर्स्ट इन रिटायरमेंट ऑफ पांडिचेरी विद 4 or 5 डिस्प्लेस। श्री अरबिंदो ने पांडिचेरी में 4-5 शिष्य के साथ एकांत जीवन बिता रहे थे। आफ्टरवर्ड्स मोर एंड इट मोर began to come to him to follow his spiritual path, and the number became so large that a community of sadhaks had to be formed for the maintenance and collective guidance of those who had left everything behind for the sake of a higher life। बाद में उनके आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए और भी बहुत से लोग उनके पास आने लगे। उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि लोग एक उच्च जीवन के लिए सब कुछ छोड़कर आए थे। उनकी देखभाल और सामूहिक मार्गदर्शन के लिए साधकों का एक समुदाय बनाना पड़ा। तो इनकी जो साधना थी आध्यात्मिक रास्ते पे, इनके साथ बहुत से लोग आ गए, इनकी संख्या बढ़ गई और उनकी देखरेख करने वाले भी लोग आ गए। This was the foundation of the Sri Aurobindo Ashram, which has less been created than grow around him as its center। यही श्री अरविंदो आश्रम की नींव बनी। यह आश्रम उनके चारों ओर एक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, न कि इसे कृत्रिम रूप से बनाया गया। मतलब ये सेंटर के रूप में विकसित हुआ। श्री अरविंदो began his practice of yoga in 1904। श्री अरविंदो ने 1904 में योग साधना शुरू की। श्री अरविंदो ने 1904 में योग साधना को शुरू की। एट फर्स्ट गैदरिंग इनटू द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस that are gained by the path of divine communion of and spiritual realization follow till now in India। He passed on in search of a more complete experience, uniting and harmonizing the two ends of existence, spirit and matter। शुरुआत में उन्होंने भारत में जब अब तक अपनाए गए ईश्वरीय मिलन और आध्यात्मिक साक्षात्कार के रास्तों से मिलने वाले आध्यात्मिक अनुभव के जरूरी तत्वों को अपनाया। उसके बाद वे अस्तित्व के दो छोर आत्मा और पदार्थ को जोड़ने और उनमें सामंजस्य बिठाने वाले एक ज़्यादा पूर्ण अनुभव की खोज में आगे बढ़ गए। तो पहले तो इन्होंने आध्यात्मिक साक्षात्कार किया, फिर बाद में आत्मा और पदार्थ को जोड़ना, उसमें सामंजस्य बिठाना, इस अनुभव को पाने में आगे बढ़ने लगे। Most way of yoga are paths the beyond leading to the spirit and in the end way from life। Sri Aurobindo's rises to the spirit to redescend with its gain, bringing the legal and power and bliss of the spirit into life to transform it। योग के ज़्यादातर तरीके परम व्योंड तक पहुँचने के रास्ते हैं। मतलब इन्होंने बताया कि योग के जो सभी तरीके हैं वो उस परम सत्ता तक पहुंचने का रास्ता है योग, जो आत्मा की ओर ले जाता है और अंततः जीवन से दूर कर देता है, यानी जन्म मरण के चक्र से दूर कर देता है और आत्मा में हमको आत्मा तक पहुंचाता है योग। लेकिन श्री अरविंदो का योग आत्मा तक पहुंचकर वापस नीचे उतरना है और उसकी उपलब्धियां यानी आत्मा के प्रकाश, शक्ति और आनंद को जीवन में लाकर उसे बदल देता है। तो श्री अरविंद क्या बता रहे हैं कि अरविंद का योग आत्मा तक पहुंचकर वापस आना है और अपनी उपलब्धियां, आत्मा का प्रकाश, शक्ति और आनंद
को जीवन में लाकर उसे बदल देना। Man's present existence in the material world is in this view of vision of things are life in the ignorance with the inconsistent at its base, but even in its darkness and uh, nescience there are involved the presence and possibilities of divine। तो इस नज़रिए से भौतिक दुनिया में इंसान का मौजूदा जीवन अज्ञानता में बीता जीवन है, जिसकी नींव में अचेतन है, लेकिन उस अंधेरे और अज्ञान में भी ईश्वर की मौजूदगी और संभावनाएं छिपी होती हैं। तो इनका क्या बताया कि इस नज़रिए से, इनके नज़रिए से ये जो भौतिक दुनिया में जो जीवन बीत रहा है ये अज्ञानता में बीता जीवन है, जिसकी नींव में अचेतन यानी इनकॉन्सिस्टेंट है, लेकिन उस अंधेरे और अज्ञान से में भी ईश्वर की मौजूदगी है और संभावनाएं छिपी होती हैं, यानी उस अंधेरे और अज्ञान में भी ईश्वर की संभावनाएं छिपी हुई हैं। The created world is not a mistake or a vanity and illusion to be cast aside by the soul returning to heaven or nirvana, but the sense of a spiritual evolution by which out of this material inconscience is to be manifested progressively the divine consciousness in things। रची गई दुनिया कोई गलती, व्यर्थ चीज़ या भ्रम नहीं है जिसे आत्मा स्वर्ग या निर्वाण में लौटकर छोड़ दे, बल्कि यह आध्यात्मिक विकास का वह मंच है जिसके जरिए उस भौतिक अचेतनता से चीज़ों में ईश्वरीय चेतना धीरे धीरे प्रकट होती है। Mind is the highest term yet reached in the evolution, but it is not the highest of which it is capable। विकास क्रम में मन अब तक पहुंच गया सबसे ऊंचा स्तर है, मतलब सबसे ऊंचे स्तर तक मन पहुंच गया, लेकिन यह उसकी क्षमता का चरम नहीं है, यानी अभी हम अपने चरम तक नहीं पहुँचे हैं। विकास के उच्च स्तर तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन यह हमारा अभी मतलब एंड नहीं है, इसके आगे भी अभी और भी बहुत कुछ है। देयर इज एबव इट अ सुपर माइंड ऑफ इटर्नल ट्रूथ कॉन्शियसनेस विच इज इन इट्स नेचर द सेल्फ अवेयर एंड सेल्फ डिटरमाइनिंग लाइट एंड पावर ऑफ अ डिवाइन नॉलेज। इसके ऊपर सुपर माइंड या शाश्वत सत्य चेतना ट्रुथ कॉन्शियसनेस है, जो स्वभाव से ही ईश्वरीय ज्ञान का आत्म जागरूक और स्वयं को निर्धारित करने वाला प्रकाश और शक्ति है। यानी इसके ऊपर मतलब जहाँ पे अभी हम लोग हैं, इसके और आगे अगर बढ़ेंगे तो ट्रुथ कॉन्शियसनेस है, सत्य चेतना है, शाश्वत सत्य चेतना है। माइंड इज एन इग्नोरेंस सीकिंग आफ्टर ट्रूथ, बट दिस इज अ सेल्फ एक्सिस्टेंस नॉलेज हारमोनियस मैनिफेस्टिंग द प्ले ऑफ इट्स फॉर्म्स एंड फोर्सेस। मन सत्य की खोज करने वाली अज्ञानता है, लेकिन यह एक स्वस्थित ज्ञान है जो अपने रूप और शक्तियों के खेल को सामंजस्यपूर्ण ढंग से प्रकट करता है। इट इज ओनली बाई द डिसेंट ऑफ दिस सुपर माइंड दैट द परफेक्शन ड्रीम्ड ऑफ बाई ऑल दैट इज हाईएस्ट इन ह्यूमैनिटी कैन कम। केवल इस सुपर माइंड के अवतरण से ही मानवता के उच्चतम आदर्श द्वारा देखे गए पूर्णत्व को प्राप्त किया जा सकता है। यानी जब इस सुपर माइंड विकसित होगा, उसका अवतरण होगा, तभी जो मानवता के उच्च आदर्श हैं उनके द्वारा देखे गए जो पूर्णत्व है, परफेक्शन है, तभी प्राप्त होगा, उससे पहले परफेक्शन प्राप्त नहीं होगा। इट इज़ पॉसिबल बाई ओपनिंग टू अ ग्रेटर डिवाइन कॉन्शियसनेस टू राइज टू दिस पावर ऑफ लाइट एंड ब्लिस, डिस्कवर वंस ट्रू सेल्फ, रिमेन इन
constant union with the divine and bring down the supramental force for the ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड एंड लाइफ एंड बॉडी। एक बड़ी ईश्वरीय चेतना के प्रति खुलकर प्रकाश और आनंद की इस शक्ति तक उठना, अपने सच्चे स्वरूप की को खोजना, ईश्वर के साथ निरंतर जुड़ाव बनाए रखना और मन, जीवन व शरीर के रूपांतरण के लिए सुप्रामेंटल शक्ति को नीचे लाना संभव है। To realize these possibilities has been the dynamic aim of श्री अरविंदो योगा। तो इस संभावना को साकार करना ही श्री अरविंदो के योग का प्रगतिशील लक्ष्य है, प्रगतिशील एम है, लक्ष्य है। श्री अरविंदो लेफ्ट हिज बॉडी ऑन December 5, 1950। द मदर कैरिड ऑन हिज वर्क अंटिल November 17, 1973। देयर वर्क कंटिन्यूअस। श्री अरविंदो ने 5 सितंबर 1950 को अपना शरीर त्याग दिया। द मदर ने 17 सितंबर 1973 तक इनके काम को आगे बढ़ाया। उनका काम आज भी जारी है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, और आज ये आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे।